निफ्टी 24,350 पॉइंट से ज़्यादा नीचे गिर चुका है और ऐसा लगता है कि 24,000 पॉइंट तक को ट्रिगर कर सकता है। और इसके पीछे रीज़न क्या आप जानते होंगे। सिर्फ अक्टूबर ऐसा मंथ है जिसमें फ़ॉरेन इन्वेस्टर ने 93,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट को सेल किया। जबकि अगर हम इसको नापेंगे कोविड के फॉरेन इन्वेस्टमेंट के आउटफ्लो से, कोविड में जो आउटफ्लो हुआ था वो 61,972.75 करोड़ रुपीज़ का आउटफ्लो हुआ था, जो कि उससे कहीं ज़्यादा है अक्टूबर का ये सेल्स फॉरेन इन्वेस्टमेंट का। लेकिन कोविड में जो मार्केट जो क्रैश हुआ था वो क्रैश हुआ था ऑलमोस्ट 30% से ज़्यादा क्रैश हुआ था। लेकिन अगर हम अक्टूबर में अपने निफ्टी को देखेंगे चार्ट को, तो देखेंगे कि 1 मंथ में 7% से कम क्रैश हुआ है। तो इसके पीछे रीज़न क्या है आप जानते हैं कि हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन ने एक बड़ा सपोर्टिव रोल प्ले किया और उन्होंने 74,176.20 करोड़ रुपए का इक्विटी को परचेज़ किया, जिसकी वजह से हमारा मार्केट फर्दर डाउन होने से बच गया और हमें सिर्फ 7% से कम मार्केट क्रैश देखने को मिला। लेकिन हम इस वीडियो में ये जानने की कोशिश नहीं करेंगे कि इसके पीछे रीज़न क्या है। आपने कई चैनलों पे देखा ही होगा, इसके पीछे मैक्रो इकोनॉमिक्स फैक्टर, मिडिल ईस्ट का क्राइसिस और चाइना के अंदर जो मार्केट डेवलपमेंट हुआ उसकी वजह से फॉरेन इन्वेस्टमेंट आउटफ्लो हुआ है। तो मैं यहाँ पर उस रीज़न के लेके बात नहीं करने वाला हूँ। मैं बताने वाला हूँ कि यहाँ पर ऐसे मार्केट क्रैश में कैसे एक क्वालिटी स्टॉक को ढूंढा जाता है और उस क्वालिटी स्टॉक को अंडर वैल्यूड में किस तरह ख़रीदा जाता है और मार्केट को पैनिक होने से बचने के लिए हमें कौन से प्रिंसिपल को अपनाने होंगे जिसकी वजह से हमारा इन्वेस्टमेंट को कोई नुकसान नहीं होगा। तो दोस्तों, इस मार्केट क्रैश में बहुत सारे ऐसे शेयर हमें देखने को मिले हैं जो बहुत ज़्यादा करेक्ट हो चुके हैं। उसमें से एक शेयर है जीपीटी इंफ्रास्ट्रक्चर। तो दोस्तों, इस शेयर की पोटेंशियल को लेकर मैं बात करूंगा और कुछ ऐसे मेजर और माइनर इसमें इश्यूज़ हैं जिसको मैं यहाँ पर बताऊंगा। तो अगर आप इस शेयर को होल्ड करके रखे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें। और दोस्तों, ऐसी क्वालिटी कंटेंट को बनाने के लिए मैं सिर्फ आपसे एक सहायता चाहता हूँ, वो चाहता हूँ कि प्लीज़ आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, प्लीज़ लाइक करें, मुझे सपोर्ट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद आज़म, आप देख रहे हैं आज़म मुआरिफ। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर जो बात करने जा रहा हूँ इस शेयर को, पहले तो मैं ये बताऊँगा कि इस शेयर को मैंने ढूंढा कैसे और मैंने इस शेयर को चुना क्यों। तो दोस्तों, यहाँ पर 5 पॉइंट है। उस 5 पॉइंट के तहत मैंने इस कंपनी को सिलेक्ट किया। तो उसमें जो पहला पॉइंट है वो है ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली प्रॉफिट ग्रोथ अबव 30%, यानी कि ईयर ऑन ईयर जो ग्रोथ हुआ है कंपनी को 30% से अबव हो। दूसरा जो था वो नेट प्रॉफिट लेटेस्ट क्वार्टर का जो है 10 करोड़ से अबव हो। और तीसरा एवरेज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो हो वो 10% से 3 साल में ज़्यादा हो। और चौथा डिविडेंड पे करता हो कंपनी 1% से ज़्यादा। लास्ट जो है कंपनी का डेट हो वो 1 से कम हो। तो इसके ज़रिए मैंने इस शेयर को निकाला। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस कंपनी का जो क्वार्टर का जो सेल था, इसको पहला क्वार्टर का जो सेल था वो 241.79 करोड़ था, जो कि इसके पिछले क्वार्टर से 2.4% से ज़्यादा हुआ। अगर इसको नेट प्रॉफिट क्वार्टर्स की बात करें तो 16.03 करोड़ का है। अगर क्वार्टर वेरिएंस प्रॉफिट की बात करें तो 31.61%, यानी कि जो क्वार्टर का जो प्रॉफिट है वो 31.61% पिछले क्वार्टर से ज़्यादा है। अगर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की क्वार्टर की बात करें तो 21.64%, जबकि 3 साल की हम अगर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो 16.55%। आज मैं जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ संडे के दिन, यानी 27 अक्टूबर, उस वक्त ये शेयर क्या है वो 23% यानी 23% करेक्ट हो चुका है। तो मुझे लगता है कि अच्छा खासा करेक्ट हो चुका है अपने 52 वीक्स हाई से। दोस्तों, मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ कि ये शेयर किस तरह आपको एक अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। तो उसके लिए मैंने क्या किया, इसका TTM यानी कि क्वार्टर 1 के बाद इसका TTM को चेक किया कि क्या प्रॉफिट कर रहा है, TTM फिगर्स इसका क्या है। तो आप देख सकते हैं जो रेवेन्यू जो इसका हुआ है वो है 1024 करोड़ और इसका जो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू है वो 716 करोड़ और ग्रॉस प्रॉफिट था वो 310 करोड़, जबकि अदर एक्सपेंस 250 करोड़ और जो इसका नेट प्रॉफिट है वो 60 करोड़। तो ये सिर्फ इतना काफ़ी नहीं है, ये तो सिर्फ TTM हो गया ट्रेलिंग 12 मंथ का। मैंने उससे जाके आगे जाकर देखा कि इसका 4 साल में क्या रिकॉर्ड है। तो 4 साल में मैंने इस रिकॉर्ड देखने के लिए मैंने इसका प्रॉफिट एंड लॉस को पिछले 4 साल से नापा कि पिछले 4 साल में कंपनी ने क्या किया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने मार्च 21, मार्च 22, मार्च 23, मार्च 24 का यहाँ पे मैंने सेल्स को, एबिटा को, प्रॉफिट बिफोर टैक्स को और पैट को देखा और उस पर ग्रोथ को देखा कि कितना कंपनी का सेल्स में ग्रोथ हुआ है, कितना कंपनी का एबिटा में ग्रोथ हुआ है और कितना प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में ग्रोथ हुआ है। तो सेल्स आप देख सकते हैं मार्च 21 में जो सेल्स था 609 करोड़ और मार्च 22 में 675 करोड़, मार्च 23 में 809 करोड़ और मार्च 24 में 1018 करोड़। तो हर साल इसका सेल्स बढ़ा है। अगर इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो 85 करोड़, 84 करोड़, 87 करोड़ एंड 120 करोड़। जबकि एबिटा की बात करें तो एबिटा की जो है वो मार्च 21 में जो प्रॉफिट है 92 करोड़, मार्च 22 में 91 करोड़, मार्च 23 में 93 करोड़ और मार्च 24 में 127 करोड़।
जो EBITDA की जो ग्रोथ है मार्च 21 में वो 10% है। मार्च 22 में इसकी EBITDA कम हो गई थी, 91 करोड़ हो गया था 92 से, इसीलिए ये -1% है, यानी पिछले साल के हिसाब से 1% डाउन हुआ है। इसके पीछे कोई रीज़न हो सकता है, मैं इसमें फर्दर जाकर अंदर नहीं देखा कि किस वजह से ये डाउन हुआ है। लेकिन उसके बाद अगर मार्च 23 में देखें तो 2% का ग्रोथ हुआ है, 91 से 93 हो गया, और मार्च 24 में ये 37%। अगर इसके पैट की ग्रोथ की बात करें तो पैट इसका ग्रोथ हुआ है, हालांकि इसका EBITDA कम हुआ है लेकिन पैट ग्रोथ हुआ है। जैसे आप देख सकते हैं पैट 54% मार्च 21 में था, मार्च 22 में 15% जो कि कम हुआ था। लेकिन अगर मार्च 23 में देखें तो 30% और मार्च 24 में 87%। तो दोस्तों ये सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस को देखकर किसी कंपनी को नहीं मान लिया जाता कि ये कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है। आप जानते ही हैं कि कंपनी का जो रेवेन्यू को जो बुकिंग करने का सिस्टम जो होता है वो 2 किस्म का सिस्टम से रेवेन्यू बुक किया जाता है। एक सिस्टम जो होता है जिसको हम बोलते हैं एक्रूवल बेसिस और दूसरा कैश बेसिस। तो मैक्सिमम जो बड़ी कंपनियां होती हैं जो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करती हैं, और नॉर्मली प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां भी जो होती हैं वो अपने जो बुक्स में रेवेन्यू को जो रिकॉर्ड करती हैं वो करती हैं एक्रूवल बेसिस पे, यानी कि कंपनी ने सेल किया वो प्रॉफिट बुक कर लेगा। तो उसको नापने के लिए हमें क्या देखना पड़ता है, कैश फ्लो को देखना पड़ता है कि जो प्रॉफिट जो बुक किया है तो क्या कैश फ्लो में वो पैसा आ रहा है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे कैश फ्लो को भी मैंने यहाँ पे लाया है। तो कैश फ्लो में आप देख सकते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ मार्च 21 में 22 करोड़ का था, मार्च 22 में 72 करोड़ का, मार्च 23 में 190 करोड़ का, और मार्च 24 में 113 करोड़ का। जब मार्च 24 में जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना था 120 करोड़, जबकि पैसा कितना आया 130 करोड़। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट इसका सही है। लेकिन इसके पीछे अगर हम कैश फ्लो को डिटेल में देखेंगे जाकर, उतना डिटेल नहीं लेकिन फिर भी अगर हम देखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो अक्सर पैसा जो खर्च हुआ है, यहाँ पर प्रोसीड्स फ्रॉम बोरोइंग 400 करोड़ रुपीज़ का जो पैसा जो आया वो लोन के शक्ल में आया, लेकिन फिर रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग और 452 करोड़ का इन्होंने पेमेंट किया है लोन को। उसके अलावा इंटरेस्ट पेड किया है 34 करोड़ का। जो इसका जो अक्सर पैसा जो खर्च हो रहा है वो किस में खर्च हो रहा है, इनके बोरोइंग में और इनके इंटरेस्ट कॉस्ट में। तो अगर इस कंपनी का डेट कम हो जाए तो ये कंपनी अच्छा खासा और डबल रेवेन्यू जनरेट कर सकती है और डबल प्रॉफिट जनरेट कर सकती है। तो क्या कंपनी के पास पैसा नहीं है? नहीं दोस्तों, इसके लिए हमने क्या किया, इसके रिसीवेबल्स को देखा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कंपनी एक्रूवल बेसिस पे काम करती है, तो हो सकता है बहुत सारा पैसा अटका हुआ हो। तो रिसीवेबल में आप देख सकते हैं कि अभी भी 68.93 करोड़ यानी ऑलमोस्ट 69 करोड़ का रुपीज़ का पैसा आना बाकी है, जबकि बैंक बैलेंस इसके पास 21.7 करोड़ का है और रिजर्व है 244.47 करोड़ का। तीनों का जोड़ दे तो टोटल कैश इसके पास कितनी है, लिक्विड कैश नहीं है लेकिन इसमें कुछ लिक्विड कैश है। तो टोटल कैश अगर हम देखेंगे तो कैश के शक्ल में कितना पैसा है 334 करोड़। तो दोस्तों ये मैंने आपको एक व्यू दिखाया है कि किस तरह कंपनी अपने प्रॉफिट एंड लॉस को ग्रोथ में लेके जा रही है और इसे एक स्टेबल करके कंपनी को चला रही है। लेकिन दोस्तों इतना सिर्फ काफ़ी नहीं है, उसके लिए हमें डेट को भी नापना होगा। जो इसका डेट जो करंट लेवल पे है वो 0.64 है, जो कि मुझे लगता है कि ये डेट अच्छा खासा डेट है। लेकिन इसके पीछे ये जो डेट है ये कि हमेशा ऐसा ही था या इससे ये ऐसा पहली बार हुआ है, तो इसके लिए मुझे हिस्टोरिकल डेट टू इक्विटी रेशियो देखना पड़ेगा। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर लाया है हिस्टोरिकल डेट टू इक्विटी रेशियो मार्च 21 से लेकर मार्च 24 तक, क्योंकि मार्च 21 से लेकर मार्च 24 तक मैं एनालिसिस कर रहा हूँ 4 साल का, पिछले 4 साल का। तो डेट जो था मार्च 21 में वो 230.40 करोड़ का था, मार्च 22 में 252.80 करोड़ का था, मार्च 23 में 244.4 करोड़ का था और मार्च 24 में 188.71 करोड़ का था। इक्विटी की जो वैल्यू थी वो मार्च 21 में 242.60 करोड़ की थी और मार्च 22 में 257.60, इस तरह मार्च 23 में 277.20 और मार्च 24 में 306 करोड़ का। अगर डेट टू इक्विटी रेशियो देखें मार्च 21 में 0.95, मार्च 22 में 0.981, मार्च 23 में 0.82 और मार्च 24 में 0.628। तो आप देख सकते हैं कि डेट टू इक्विटी रेशियो जो है वो मार्च 21 में 0.95 था और मार्च 22 में 0.98, यानी कि एक अच्छा खासा डेट था। लेकिन करंट लेवल की बात करें तो अभी 0.62 है, यानी 64 जो मैंने ऊपर दिखाया, तो बहुत ही कम है, यानी डेट को अपना कंपनी कम कर रहा है और फर्दर कंपनी ने भी ये नोटिस दिया है कि अपना डेट को और कम करेगा। लेकिन अगर हम इसको डेट टू इक्विटी रेशियो को अलावा इसका हम देखते हैं कि इसका इंटरेस्ट कॉस्ट जो क्या ये कंपनी अपने इंटरेस्ट कॉस्ट को आसानी से पे कर पा रहा है, तो उसके लिए हमें क्या देखना पड़ता है, इंटरेस्ट टू कवरेज रेशियो। वो इंटरेस्ट टू कवरेज रेशियो का फार्मूला क्या है आप जानते हैं, EBITDA डिवाइडेड बाई इंटरेस्ट एक्सपेंस। ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं इसके ऊपर फर्दर एक बात करने जा रहा हूँ एक रिस्क को लेकर, और उस रिस्क से मैं इसे एनालाइज करूँगा क्या वो रिस्क इस कंपनी को एक गड्ढे में ले आ सकता है।
तो इसीलिए मैं ये बता रहा हूँ, ये इंटरेस्ट टू कवरेज रेशियो। आप अभी आगे जाकर पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, अगर स्किप करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो आप देख सकते हैं इंटरेस्ट टू कवरेज रेशियो जो है इसको है वो 4 है, यानी कि कंपनी के पास जो इंटरेस्ट कॉस्ट को बेयर करने के लिए 4 टाइम्स प्रॉफिट है। यानी कि अपने जो इंटरेस्ट जो कॉस्ट है 31.9 यानी 82 करोड़, उसको 4 गुना पेमेंट कर सकता है एक साल में, यानी 30 चौके 120, यानी 120 करोड़ का ये इंटरेस्ट को आराम से पे कर सकता है सिर्फ अपने प्रॉफिट को बांट कर। तो यानी कि अच्छा खासा इसके पास EBITDA की मार्जिन है जो अपने इंटरेस्ट कॉस्ट को आसानी से मैनेज कर सकता है। लेकिन इसके अलावा डेट का जो रीपेमेंट है वो डिपेंड करता है कंपनी की ग्रोथ को लेकर, कि कंपनी किस तरह ग्रोथ करती है, कंटिन्यूस रेवेन्यू ग्रोथ हो रहा है कि नहीं, कंटिन्यूस EBITDA के एक्सपैंड हो रही है कि नहीं। उसके लिए कंपनी क्या है, ये आप जानते हैं कि ये कंपनी जो है इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये कंपनी को प्रोजेक्ट मिलता है तब ये प्रॉफिट बुक करता है। तो उसके लिए मैंने इसका क्या किया, इस कंपनी को ऑर्डर बुक की मूवमेंट को देखा कि ये कंपनी के पास कितना ऑर्डर आता है और किस तरह अपने ऑर्डर को कंप्लीट करता है, और इसके पास जो ऑर्डर का इन्फ्लोज है वो किस तरह है। तो उसके लिए मैंने कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखा और वहाँ से मैंने ये चार्ट निकाला है। तो ऑर्डर बुक मूवमेंट उसने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये दिखाया है इस कंपनी ने। तो आप देख सकते हैं 31 मार्च 2022 को कंपनी के पास जो ऑर्डर आया था वो 1684 करोड़ का, जबकि ऑर्डर की जो एग्जीक्यूशन हो गई है वो 809 करोड़ की, यानी कि ऑलमोस्ट 50% का जो इन्होंने कंप्लीट कर दिया काम। उसी तरह अगर न्यू ऑर्डर जो आया था वो फिर आया था 1401 करोड़ का, और फिर 31 मार्च 2023 को जो ऑर्डर आया था 2276 करोड़ का, जिसमें से उन्होंने ऑर्डर कंप्लीट किया 1018 करोड़ का। जिससे 1018 करोड़ का आपने देखा होगा इससे पहले कि जो मैंने यहाँ पर रेवेन्यू दिखाया था 1018 करोड़ का सेल्स में, लास्ट 4 ईयर का जो मैं प्रॉफिट एंड लॉस को दिखा रहा था उसमें दिखाया था 1018 करोड़ का जो सेल्स है वो इसी से है, यही ऑर्डर कंप्लीट करने के बाद उन्होंने बुक किया। यहाँ पर एक और बात मैं कहना चाहता हूँ कि थोड़ा सा छोटा बात है लेकिन आपको सुनना बहुत ज़रूरी है, आप सुनिएगा तो समझ में आएगा कि ये कंपनी जो है जो इस तरह का प्रोजेक्ट लेती है और इंफ्रास्ट्रक्चर किस्म की कंपनियां होती है वो किस तरह अपने प्रॉफिट को बुक करती हैं। तो ये एक मेथड होता है जिसको कहते हैं रेवेन्यू रिकॉग्निशन। उसमें इसके अंदर एक मेथड होता है कंप्लीशन मेथड, यानी अपने ऑर्डर को जितना कंप्लीट करेगी वो उतना प्रॉफिट बुक करेगी। तो इसी तरह आप देख सकते हैं कि जो ऑर्डर इन्होंने कंप्लीट किया 1018 करोड़ का, यही उनका रेवेन्यू है। तो दोस्तों आगे इन्होंने जो नया ऑर्डर आया था वो 1841 करोड़ का, और फिर लास्ट में जो बुक क्लोज हुआ 31 मार्च 2024 को उनको कितना ऑर्डर मिला 3099 करोड़ का, यानी कि 3099 करोड़ का ऑर्डर उनको मिल चुका है। तो इस ऑर्डर बुक मूवमेंट के जरिए हम ये समझने की कोशिश किए हैं कि कंपनी किस तरह ऑर्डर मिल रहा है और किस तरह वो कंप्लीट कर रही है। तो ऑर्डर का इन्फ्लोज इससे देखकर समझ में आ रहा है कि अच्छा खासा है और कंपनी को नया नया ऑर्डर मिलता रहता है। इसके अलावा हम करंट में देखेंगे कंपनी के पास क्या ऑर्डर आया है। तो कंपनी के पास जो करंट ऑर्डर आया है वो कोना एक्सप्रेस का आया है, जो वेस्ट बंगाल के अंदर एक कोना एक्सप्रेसवे को बनाएगा, जिसकी वैल्यू है 547 करोड़, जो कि रेल विकास निगम के जरिए इन्हें मिला है। उसके अलावा 487 करोड़ का इंडियन रेलवेज़ के अंदर इन्हें एक ऑर्डर मिला है उस्मानाबाद में। उसके अलावा उन्हें साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता के अंदर सितंबर 2023 में 204 करोड़ का ऑर्डर मिला था, जो कि ऑलरेडी कवर हो गया इस ऑर्डर बुक के अंदर। तो दोस्तों ये मैंने इसलिए आपको दिखाया है ताकि इससे आप समझ सकें कि कंपनी को अगर जो कंपनी ने जो डेट ले कर रखा है उसका डेट को रीपेमेंट कैसे करेगा, क्या उसके पास फर्दर सेल्स है, कंपनी के पास कोई प्रोजेक्ट है। तो ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि इसके पास कई सारे ऑर्डर आ चुके हैं और अभी कंपनी प्रोसेस में है, और ये सारे ऑर्डर वो बुक करेगी तो प्रॉफिट कमाएगी और उससे अपने डेट को पूरा करेगी। दोस्तों ये एक ओवरव्यू था कंपनी का कि एक डेट जो था वो डेट को किस तरह वो आसानी से। उसके अलावा अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें, इस शेयर होल्डिंग पैटर्न को इसलिए देखना जरूरी है तो कंपनी इस किस्म की कंपनी को मैनेजमेंट अच्छी होनी चाहिए, और कंपनी का जो मैनेजमेंट अगर अच्छा हो तो कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है, और मैनेजमेंट की कॉन्फिडेंस कंपनी के परफॉर्मेंस को बताती है। तो लास्ट 6 मंथ का मैंने यहाँ पे प्रोमोटर की होल्डिंग को देखा है। तो जून 2024 में आप देखते हैं कि प्रोमोटर की जो होल्डिंग थी वो 75% थी, जो कि सितंबर में घटकर 69.05 हो गई, यानी अच्छा खासा प्रोमोटर ने अपना शेयर को सेल किया है। और रिटेल्स का जो था वो 19.55 था, जबकि जो सितंबर 2024 में जो घट के हो गया 18.13%। तो यहाँ पर रिटेल का भी शेयर घटा है और प्रोमोटर के शेयर भी घटी है। तो ये शेयर गया कहाँ, तो एक चीज़ क्लियर है यहाँ पर कि ये रिटेल्स ने नहीं खरीदा, तो हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, यानी कि ये एक मजबूत इंस्टीट्यूशन के हाथ में गया है। तो इसको मैंने निकाला, प्रोमोटर होल्डिंग जो घटा है जून से लेके सितंबर के बीच में वो घटा है 5.9%, लेकिन उस साथ ही साथ इंस्टीट्यूशन की जो होल्डिंग है वो 7.37% से बढ़ गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जून 2024 में जो इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग थी वो 0.9% थी, जो बढ़कर 6.7% हो गई है। यानी तीनों के FIS,
म्यूचुअल फंड और अदर्स तीनों मिला के इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग है, जो कि 7.37% हो गया। लेकिन अगर म्यूचुअल फंड की भी देखें आप यहाँ पे, तो पहले जो था वो था 2.78, जो बढ़ के 3.67% हो गया, यानी 0.88% से बढ़ा है। तो यहाँ पे कोई टेंशन की बात नहीं है। फॉरेन इन्वेस्टर और म्यूचुअल फंड और अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन ने ही शेयर को ख़रीदा है प्रोमोटर की होल्डिंग घटने के बाद, कोई रिटेलर ने नहीं खरीदा। उसके अलावा मैं अब बात करने जा रहा हूँ, जैसे मैंने बताया था कि कंपनी के अंदर कुछ इशूज़ हैं जो मेजर इशू बन सकते हैं और कुछ माइनर इशू हैं। तो जो पहला मेजर इशू जो मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ वो कंपनी का जो है प्लेज। प्रोमोटर की जो होल्डिंग है वो 68% जो है वो प्लेज है। आप जानते हैं कि जब प्रोमोटर की जो होल्डिंग जो है जो प्लेज होती है तो क्या होता है, प्लेज होने से कितना बड़ा खतरा हो सकता है। अगर ये कंपनी अपना लोन रिपे नहीं कर पाया तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है। पहला प्रॉब्लम जो है, अगर लेंडर ने प्लेज का शेयर को सेल कर दिया तो क्या होगा, प्रोमोटर की जो होल्डिंग घटेगी और उसका कंट्रोल पावर घट जाएगा। दूसरा, मैनेजमेंट में डिसरप्शन होगा और पोटेंशियल चेंज होगा लीडरशिप में। और तीसरा जो है वो ऑपरेशनल इंस्टेबिलिटी पैदा होगी बिजनेस के अंदर, जिससे बिजनेस डिसरप्ट होगा। और चौथा क्या है, इसकी वजह से क्या होगा कि इन्वेस्टर का इस पर जो कॉन्फिडेंस घटेगा, जिसकी वजह से मार्केट में एक सेल आएगा और उस सेल की वजह से इस शेयर का प्राइस घटेगा। लेकिन इसके लिए मैंने क्या किया, मैंने पहले इसको देख लिया कि कंपनी किस तरह अपने इंटरेस्ट को आसानी से पे कर पा रहा है। जैसा मैंने देखा था पहले कि ये अपने इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जो इसका 4 है, यानी कि ये अपना जो इंटरेस्ट कॉस्ट है आसानी से पे कर दे रहा है, जिसकी वजह से ये क्या होगा, ऐसा नौबत नहीं आएगा कि इसके प्लेस के शेयर को सेल किया जाए। ऐसा नौबत तभी आ सकता है जब ये कंपनी अपना जो है लोन के इंटरेस्ट को बेयर नहीं कर पा रही हो। तब क्या करते हैं, जो लेंडर होते हैं उनके जो शेयर गिरवी रखे होते हैं वो अपने शेयर को बेच देते हैं, जिसकी वजह से ये सब प्रॉब्लम आता है। लेकिन उससे पहले मैंने क्या किया, मैंने देख लिया कि क्या कंपनी आसानी से इंटरेस्ट कॉस्ट को बेयर कर पा रहा है, तो आसानी से बेयर कर पा रहा है। लास्ट में जो मैं एक पॉइंट बताने जा रहा हूँ, जो इसका जो माइनर इशू है वो है शेयर का डिल्यूशन। शेयर का डिल्यूशन यानी कंपनी का लास्ट शेयर का डिल्यूशन जो है वो बढ़ गया, वो क्या है 8.6% हो गया है। दोस्त, शेयर का डिल्यूशन क्या होता है, मैं आपको बस सिंपल टर्म में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि शेयर डिल्यूशन क्या होता है। मिसाल के तौर पर एक कंपनी है जिसके 100 इन्वेस्टर हैं और सबके पास एक एक शेयर है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सबके पास 1% की होल्डिंग है। लेकिन अगर सभी होल्डर ने जिसके पास 100 शेयर थे फर्दर 100 शेयर इशू किया करेगा, तो क्या होगा कि जो कंट्रोल कितनी घटेगी, 0.5%, यानी 1% घट कर 0.5% हो जाएगी। तो उससे प्रॉब्लम क्या होता है, उससे क्या होता है, EPS में प्रॉब्लम होता है, अर्निंग पर शेयर में। अब जानते हैं EPS का फॉर्मूला क्या होता है, नेट प्रॉफिट माइनस डिविडेंड डिवाइडेड बाय आउटस्टैंडिंग शेयर। मिसाल के तौर पर एक कंपनी का जो प्रॉफिट था पिछले साल में डिल्यूशन से पहले वो था 5000, तो अगर 5000 को हम डिवाइड करेंगे 100 शेयर से तो कितना आएगा अर्निंग पर शेयर। 5000 को हम डिवाइड करते हैं जो कि नेट प्रॉफिट था डिविडेंड पे करने के बाद 100 शेयर को डिल्यूशन से पहले, तो अर्निंग पर शेयर आता है 50। लेकिन अगर अब यही 5000 रुपीज़ प्रॉफिट है और ये 5000 प्रॉफिट को अब शेयर क्या हो गया आउटस्टैंडिंग 200, पहले 100 था 200 हो गया, तो 200 से डिवाइड करते तो क्या होता है 25। यानी कि इसमें क्या होता है, इन्वेस्टर को नुकसान होता है, यानी कि उसके अर्निंग पर शेयर में कमी आती है। शेयर तो बढ़ गया, शेयर की आउटस्टैंडिंग बढ़ गई, लेकिन प्रॉफिट वही है, तो ये एक प्रॉब्लम होता है।